रवि सर, आप तो निरंतर लोकसभा आप कवर संसद कवर करते हैं। हम लोग निरंतर देखते हैं कि कम से कम साल में तो एक दो अवसर ऐसे आते हैं जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, तब हम अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। 15 अगस्त की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इसके पहले ऐसे निकल के नहीं आए कि 8 करोड़ और इतना, और जो दावे हैं सारी चीजें, मतलब आप कितना, जो फिर ब्लेम होता है कि गुमराह करते हैं आप देश को, आप गलत बयानी करते हैं, आप कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरी की पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी रवि सर? जी नमस्कार। बिल्कुल संजीव सर, देखिए ये सरकार शायद इस मामले में महारत हासिल कर चुकी है कि कैसे आंकड़ों को या तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए या उनको छिपा लिया जाए। आपको याद होगा कि जब दो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो हम जैसे पत्रकार हमेशा जिक्र करते थे, दिल्ली में बैठे हों या भोपाल में, कि विदर्भ का इलाका फार्मर्स की सुसाइड का कैपिटल बन गया है। 2014 से लेके जब से ये हुकूमत आई है, तब से लेकर आज 2024 तक वो आंकड़ा आना बंद हो गया, लेकिन फार्मर्स की सुसाइड तो रुकी नहीं है सर। वहां पर आज भी फार्मर्स की उसी गति के साथ सुसाइड हो रही है जो पहले हो रही थी। उसके बाद रोजगारी के जो आंकड़े ऑफिशियल आते थे, जो सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए जाते थे, जो अलग अलग संस्थान की तरफ से आते थे, वो आंकड़े देना बंद कर दिया भारत सरकार के, इस सरकार के आने के बाद से। तो अब हमारे पास आर्थिक सांख्यिकी विभाग है ना, जो नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन सब चीजों को कलेक्ट करती है। आप आना ही नहीं है, टेबल ही नहीं होता ना, शायद हो ही नहीं रहा है। होता ही नहीं सर। वो होता था जब ये बजट आने से पहले, जब एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण सरकार देती है, उस सर्वेक्षण का वो हिस्सा होता था, लेकिन अब वो आता ही नहीं है। उसके बाद जब वो डिटेल्स किसी के पास नहीं आएगी, तो आप जो मर्जी प्रधानमंत्री बोल दें, जो मर्जी वित्त मंत्री बोल दें, क्योंकि आपके पास कंटेस्ट करने के लिए तो केवल जनता की आवाज ही है। उस आवाज को विपक्ष जिस तरीके से उठाता है, अब थोड़ी सी उसको धार मिल गई, इसके पहले उसके पास धार नहीं थी। मीडिया को आपने बिल्कुल इस तरीके से पंगु बना दिया कि जो मसले मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचते थे, अब पूरे 10 साल 2004 से लेकर 14 के बीच में जो कमियां थी उस तत्कालीन मनमोहन सरकार की, वो सब कमियां मीडिया ने उजागर करी और बहुत अच्छे तरीके से जनता के सामने रखी। तो जनता ने सरकार को बदलने का फैसला किया। अब जो कमियां इस सरकार की हैं, उनको उठाने के लिए रास्ते सारे बंद कर दिए, मीडिया को पूरे तरीके से पंगु बना दिया गया। और अब फिर आंकड़े जो सरकार देती है, वो बिल्कुल जमीनी सच्चाई से बिल्कुल अलग होते हैं। लोगों को उस पर भरोसा होता नहीं है, क्योंकि दिखता कुछ है और प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ और सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अब देखिए बजट आएगा, आज हम लोग 16 तारीख में बैठे हैं, अगले 10 दिन के भीतर बजट आ जाएगा। आमतौर पर बजट की जो प्रक्रिया है वो ये होती है संजीव सर कि 1 महीने 1.5 महीने पहले वित्त मंत्री जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स इकोनॉमी के हैं, जिसमें से किसान हो, इंडस्ट्रीज हो, अलग अलग इंडस्ट्रीज, एजुकेशन की इंडस्ट्री हो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, सीमेंट की हो, डिफेंस की हो, टेक्नोलॉजी, सबके साथ अलग अलग बैठ के उनके साथ वार्ता करते हैं, गृहिणियों के साथ, छात्रों के साथ, सबके साथ मीटिंग करते हैं और उनके जो ओपिनियंस मिलती हैं उसके अनुसार फिर एक बजट तैयार किया जाता है। लेकिन उस प्रोसेस को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। इतना सीक्रेट ये प्रोसेस बना दिया गया कि अब आम आदमी या कोई भी संगठन जो है, जो इंडस्ट्रीज हाउसेज हैं, जैसे फिक्की है, सीआईआई है, इन लोगों के साथ भी वित्त मंत्री की मीटिंग नहीं होती है। तो ओपिनियन जब आप लेना बंद कर देंगे तो फिर कुछ भी आंकड़े आप दो। और ये तो जो लोगों को अभी संजीव जी रोजगार मिल रहा है किसी तरीके से, मैं कहता हूं वो तो भला हो उस दौर में उन लोगों का जिन्होंने नरेगा की स्कीम जारी कर दी। अगर आप समझिए नरेगा आज नहीं होती, ये वही नरेगा की स्कीम है जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विरोध करते थे, इसको लूट का अड्डा बताया जाता था। आज इसी लूट के अड्डे की वजह से लोगों को बचा खुचा रोजगार मिला हुआ है। गांव देहात में जो लोग रोजी रोटी अपनी खा रहे हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, वो इसी नरेगा की वजह से हो रही है। वो वही राइट टू फूड की वजह से बच्चों को आज खाना मिल रहा है और राइट टू एजुकेशन की वजह से मिल रहा है। वो तमाम चीजें जिनको बीजेपी ने या इस सरकार के आने के बाद कमजोर किया गया है, उनकी नींव पहले रखी गई थी। तो सरकार अगर सरकार फैसला अच्छे करती है तो आने वाली सरकारों को उसका इस तरीके से लाभ होता है। लेकिन इस सरकार ने आने के बाद उन सब योजनाओं को खत्म किया, सब योजनाओं को कमजोर किया। और जहां तक बात इदारों की है,
देखिए, मुझे याद है जब नेहरू प्रधानमंत्री बने तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि नेहरू जी, अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, अब बताइए क्या देश में बदलाव करेंगे। नेहरू ने कहा कि बदलाव मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, बदलाव तो इदारे करेंगे, इंस्टीट्यूशंस करते हैं बदलाव, इंसान के बस की बात नहीं है बदलाव करना। और उन्होंने जिन इदारों को खड़ा किया, चाहे भाखड़ा बांध जैसा डैम किया हो, चाहे एम्स और आईआईटी आईआईएम्स किए हों, उन इदारों के चलते आज हिंदुस्तान को न केवल मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, बल्कि सबसे वाइज, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में मिले हैं। आईटी सेक्टर जो अगर विश्व में कहीं आज बूम कर रहा है तो उसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुस्तानियों की है। और ये तभी संभव हो पाया जब उस दौर में 70 साल पहले किसी व्यक्ति ने यह सोचा था कि हमारे, मुझे याद है, एक और बात बताता हूं, भाखड़ा बांध का जब निर्माण हुआ, क्योंकि हरियाणा से जुड़ा भाखड़ा बांध है, उसका जब निर्माण हुआ तो उस वक्त जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भाषण देने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये भाखड़ा बांध जो है हिंदुस्तान का मंदिर है, इसकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता यहीं से निकलने वाला है। ये इदारे हिंदुस्तान का मंदिर हैं और हम लोग आज मंदिर मस्जिद की लड़ाई में फंसा दिए सर। और एक और बात आखिरी कह के खत्म करता हूं, आज कैसे बीजेपी अपनी स्ट्रेटेजी बदल रही है। जहां पर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ता है, तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करती है। हरियाणा में आज बीजेपी की रैली हुई, अमित शाह वहां पर भाषण देने के लिए आए और ओबीसी समाज की वो रैली थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज, हरियाणा में नहीं होता, बाकी जगह तो होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज किसी समाज विशेष की रैली करें, लेकिन वो रैली उन्होंने की, नई किस्म की राजनीति की स्टार्ट करी। अमित शाह उसमें भाषण देने के लिए आए और अमित शाह ने कम से कम भी 25-30 मिनट का भाषण दिया और पूरे भाषण में 1 मिनट भी, एक बार भी राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। अब आप देखिए, जब हर चीज आप बैकफुट पर, राहुल गांधी का नाम लेते ही जो आपको फायर बैक कर रही है चीज, उनका नाम लेना बंद कर दिया। तो किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स को तुरंत चेंज कर रहे हैं। और जो बड़े मुद्दे, ये रोजगार, अग्नि पथ, ये तो बहुत बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, इनका तो बहुत ज्यादा असर हरियाणा में है और बल्कि इस इलाके में पूरा है, उनका तो जिक्र करने के उनकी हिम्मत है ही नहीं कि कर पाएंगे। जी, बार बार जनता इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि सरकार को कहां सुधार करने की जरूरत है। 24 के चुनाव में भी दिखाया, अब उपचुनाव में भी ये दर्शन करा दिए हैं कि कहां गलत कर रहे हैं, लेकिन अब भी नहीं सुधरेंगे। तो मुझे लगता है जैसे बीजेपी को पहले बहुत लंबा समय लग गया था सत्ता में आने के लिए, मुझे लगता है अगर इस तरह की हरकतों से अपने आप को दूर नहीं करेंगे तो इस बार उससे भी ज्यादा वक्त इनको इंतजार करना पड़ेगा।